डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। स्वागत है कुछ इन्हीं लाइंस के साथ आपका आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में, जहां पर हम लोग कल पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। कल हम लोगों ने जाना था शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। हमने बात की थी मारिया मोंटेसरी के बारे में, हमने बात की थी फ्रॉबेल के बारे में, बात की थी पेस्टोलॉजी के बारे में, और बात की थी किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल के बारे में। 1879 और 1896 के बारे में बात की। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने एनसीटीए के बारे में जिसका फुल फॉर्म था नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर्स एसोसिएशन। और उसके बाद बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यानी कि थॉर्नडाइक के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, जिनकी किताब का नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि आपके पेपर्स के लिए था बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम लोगों ने स्टार बना के मार्क किया था। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे, जहां पर जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमको क्या पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 6 संप्रदाय के बारे में हमको बात करनी थी। उनके बारे में हमने उनका नाम जाना था, जैसे कि आपका प्रकारवाद के बारे में बात की थी हमने, संरचनावाद के बारे में बात की, उद्देश्यवाद के बारे में बात की, हमने बात की थी व्यवहारवाद के बारे में, हमने बात की थी गेस्टाल्टवाद के बारे में, और हमने बात की थी मनोविश्लेषणवाद के बारे में। तो आज इन्हीं टॉपिक्स को हम लोगों को डिटेल में देखना है, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, एक एक चीज हम लोग लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास, और शुरू करेंगे हम लोग आज किससे? पहला वाद कौन सा था? कल की क्लास में पता था, क्या बताया था भैया? कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था पहला वाद जो हमें कवर करना है वो है संरचनावाद। चलिए लेट्स बिगिन। हेडिंग आप लोगों को बनानी है, पहले ही बता दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। संरचनावाद। संरचनावाद आपको मैंने पहले ही कल जब हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि चेतना क्या है। चेतना क्या है? मैंने बताया था कि चेतना क्या होती है। चेतना एक संरचना होती है, इसीलिए विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। क्लियर? ये बताया था। और इसका नाम क्या है? संरचनावाद। ठीक है, तो संरचनावाद फिर वही चीज आ गई, बस संप्रदाय है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे संप्रदाय, तो संरचनावाद का जनक। आपसे फिर से कोई पूछ लेगा कि संरचनावाद का जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं। संरचनावाद का जनक कौन है? विलियम वुंट। ये हो गई पहली बात। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि चेतना एक संरचना होती है और चेतना किसी को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया था? अंतःदर्शन विधि का जनक कहा गया था। और एक चीज यहां पे हम लोग पॉइंट वाइज चीजों को कवर करेंगे। इनका अध्ययन किस चीज पे हुआ था हम लोग उसको देखेंगे कि इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया। इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया? तो इन्होंने अध्ययन किया था चेतना पर। किस पे अध्ययन किया? इन्होंने कहा जो कुछ भी है सब कुछ चेतना है, तो इनका अध्ययन किस पे है? इनका अध्ययन हुआ था चेतना पर। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को इनके बारे में जाननी थी, जो मैंने उस दिन भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं, इसको ऐसे याद करना है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। किसने खोली? तो विलियम वुंट ने खोली। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। और प्रयोगशाला खोलने की वजह से इन्हें क्या कहा गया था? याद आया? इन्हें प्रयोगशाला खोलने की वजह से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक
कहा गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया था। और कुछ बातें करते हैं हम लोग इनके बारे में। और क्या क्या किया था इन्होंने? अंतःदर्शन विधि, ये सारी बातें हम लोग अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैंने कहा था आपसे कि एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, जनक वाला पेज बिल्कुल अलग कर लेना है, और जहां पर भी किसी के जनक की बात होती है तो उसको हम लोगों को एक पेज पर नोट डाउन करते हुए चलना है। और क्या क्या बातें कही थी इन्होंने चेतना के 3 अंग बताए थे। वो 3 अंग कौन कौन से थे? पहला था संवेदना या संवेदना, ठीक है। दूसरा प्रत्यक्षीकरण, संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है भाव, और तीसरा है प्रतिमा। संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, भाव या प्रतिमा। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। कैसे? पहला है चेतना के 3 अंग बताए थे, संवेदना ऑब्लिक प्रत्यक्षीकरण, संवेदना ऑब्लिक प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है भाव, पहले हम किसी को देखते हैं, फिर वैसे हमारे मन में देख के अच्छा लगा कि बुरा लगा, उस प्रकार के हमारे मन में भाव आते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है प्रतिमा। संवेदना या प्रत्यक्षीकरण पहला हो जाता है आपका संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है आपका भाव, और तीसरा आता है आपका प्रतिमा। ये 3 पॉइंट्स हो गई आपकी, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। गॉट इट? इतनी बातें क्लियर हुई? चेतना दिखाई नहीं देती, इसीलिए इन्हें अंतःदर्शन विधि का जनक भी माना गया है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें। इनमें लगभग सारी बातों से आप पहले से परिचित थे, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था तो वहां पर भी यही सारी बातें थी। बस आपको याद क्या रखना था कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय होते हैं उनमें से सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो सबसे पुराना संप्रदाय, अगर एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि संरचनावाद। और ये एक लाइन ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। यही 2 लाइन्स यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा वाद जो हम लोग को पढ़ना था वो था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, अच्छा अब हम लोग को प्रकार्यवाद पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकार्यवाद के बारे में बात करते हैं। तो प्रकार्यवाद का जनक, सबसे पहले बात होती है कि अगर है कोई चीज तो उसको किसने बनाया, कौन है प्रकार्यवाद का जनक। तो ये चीज भी आप पढ़ चुके थे जब आपने चेतना का अध्ययन किया था। वहां पर भी हमने इनके बारे में वही बातें की थी जो यहां करेंगे। बस अंतर क्या है, यहां पे हमको ये इतना पता चला कि कौन सा वाद, जब शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में दूसरा संप्रदाय कौन सा होगा, तो दूसरा संप्रदाय होगा प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। दूसरी जो चीज है कि इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया, दोनों यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि सर उन्होंने भी चेतना पर अध्ययन किया, सर इन्होंने भी चेतना पर अध्ययन किया, तो अंतर क्या है। वहां पे याद रखना है कि वहां पे सिर्फ इतनी बात बताई थी मैंने कि उन्होंने चेतना पर अध्ययन किया था। किस पे अध्ययन किया था? चेतना पर अध्ययन किया था। और इन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया है। चेतना के कार्यों पर अध्ययन। किस पे अध्ययन किया इन्होंने? चेतना। भाई चेतना क्या होती है? चेतना दिखती है, चेतना कुछ फील करते हो आप, क्या होता है चेतना? चेतना के बारे में तो अध्ययन करना। भाई हम कंसियस हैं, आंख बंद किए बैठे हैं तो हम कंसियस। तो इस चीज को देख के आप क्या मेरा अध्ययन कर सकते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कैसे इंसान है? कुछ नहीं। लेकिन जब हम होशो हवास में कोई एक्शन करते हैं, हम चेतना हमारी किस हिसाब से कार्य कर रही है, हम होश में हैं लेकिन कार्य किस तरह का कर रहे हैं, इस कार्य को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि हमने कैसे व्यक्ति होंगे, मेरा काम धाम कैसा होगा। तो यहां पे अध्ययन थोड़ा बहुत पॉसिबल था, ठीक है। तो इन्होंने किस पे अध्ययन किया? इन्होंने अध्ययन किया चेतना के कार्यों पर। और ढेर सारे कार्य हैं इनके, वो जानते हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, याद रखना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली थी। कहां पे खोली थी? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोली थी। और इनके बारे में जानते हैं।
तो विलियम जेम्स का और ढेर सारे काम हैं, उनको बताइए। इन्होंने मूल प्रवृत्ति और चेतना का धारा प्रवाह, ये दो शब्द दिए थे, ठीक है। विलियम जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। मूल प्रवृत्ति और चेतना का धारा प्रवाह, ये दोनों शब्द इन्होंने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इनका, वो क्या है, इसको लिख लीजिए, मूल प्रवृत्ति और चेतना का धारा प्रवाह, और चेतना का धारा प्रवाह शब्द दिए। चेतना का, इसको ऐसे इन्वर्टेड कोट्स में करना है, इसको इन्वर्टेड कोट्स में करना है। मूल प्रवृत्ति और चेतना का धारा प्रवाह शब्द दिया। एक किताब है इनकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे स्टार बना के लिखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये किताब इनकी, वो कौन सी किताब है इनकी? एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की इनकी एक किताब है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि ये किसने लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो किताब है, ये विलियम जेम्स साहब की किताब है। तो इस तरह से आपका चेतना का धारा प्रवाह शब्द किसने दिया? विलियम जेम्स ने। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, शब्द का, सिद्धांत नहीं है। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग विलियम जेम्स ने किया। और आत्म संप्रत्यय शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? एक शब्द और इसी में लिखिएगा, आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय शब्द दिया। आत्म संप्रत्यय शब्द दिया। आत्म संप्रत्यय, इतना शब्द है। आत्म संप्रत्यय शब्द भी मनोविज्ञान को दिया। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रकार्यवाद में। इनमें से आप इतनी बातें पहले से जानते थे कि प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स हैं। अध्ययन किस पे किया? चेतना के धारा पर, चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था। कहां पे इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। मूल प्रवृत्ति, चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय शब्द दिया। इनकी किताब है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, और उस किताब का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इतनी सारी बातें हो गई आपके प्रकार्यवाद के बारे में। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना तीसरा टाइप लेंगे। जो हमारा तीसरा टाइप है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, अगर हम लोग अब बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। तो व्यवहारवाद का जनक कौन है? हम लोग ने कल ही पढ़ा था। व्यवहारवाद का क्या मतलब हुआ? व्यवहारवाद का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो व्यवहार है, आज मनोविज्ञान क्या है? जब क्वेश्चन आता है आज मनोविज्ञान क्या है, तो हम लोग कहते हैं आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आज मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार का विज्ञान है तो कैसे है? क्यों हम लोग आज इस पर रुके हुए हैं? क्यों हमने आत्मा के अध्ययन से, मन के अध्ययन से, चेतना के अध्ययन से सबको हम क्यों शिफ्ट होते गए? भाई एक चीज से हम दूसरी चीज पे शिफ्ट हुए तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये चीज पता होना चाहिए। तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण था कि ना हम चेतना को देख रहे थे, ना हम मन को देख रहे थे, ना हम आत्मा को देख रहे थे। ये तीनों चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। बाहरी वातावरण में इनका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था हमारे लिए। इसी वजह से हम इनको निग्लेक्ट करके और फिर कहां पहुंचे? हम पहुंच गए व्यवहार पे। भाई आपका मेरा व्यवहार कैसा है? हम भी देख रहे हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है। आप मुझे जज कर रहे हो, मैं आपको जज कर रहा हूं, और बगल में जो बैठा है वो हम दोनों को देख के भी तो जज कर रहा है कि इनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार का जो अध्ययन है वो बाहरी वातावरण में पॉसिबल था। इसी वजह से आज मनोविज्ञान क्या है, अगर कभी भी आपसे पूछता है आज के समय में मनोविज्ञान क्या है, तो आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो बात करते हैं व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? बहुत ही क्लियर, आपको यह भी पहले से पता है। जब आपने पढ़ा था व्यवहार का विज्ञान पढ़ा था आपने, तो वहां पे आपको यह भी पता है। कैसे, कितनी खूबसूरत सी लाइन है, 1913 में, कितने अच्छे से याद होगा, देखना अभी 2 मिनट में, ऐसे जैसे बोल रहा हूं वैसे याद करो इसको। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
कि प्रोफेसर जे बी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी, व्यवहारवाद की नींव रखी। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। आपको पता चल गया कि इसके जनक कौन है? प्रोफेसर जेबी वॉटसन। अब क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया कि व्यवहारवाद को ही सब कुछ माना? इन्होंने कहा कि जो उद्दीपक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपक होता है, जो हमें कार्य करने के लिए मजबूर करता है, वो हमेशा कहां पे होता है? हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। और जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब उद्दीपक जिसको आप एस, और रिस्पॉन्स करता मतलब जो रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि मैं, जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो जो थप्पड़ मारेगा वो कहां है? जो थप्पड़ मारेगा वो कहां है? वो आपके सामने है, आपके वातावरण में है। और आप जो थप्पड़ खाए हो, आपका मुंह बन जाएगा, आप रोने लगोगे अगर नहीं मार सकते हो, और अगर मार सकते हो तो लगाओगे दो ठप ठप, ठीक है? उसने एक मारा, हम दो मारेंगे, ठीक है? तो आप कहां पे हो? आप भी वातावरण में हो, इसीलिए वातावरण को सब कुछ माना गया है। तो उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। यह भी एक कारण है कि इसे व्यवहारवाद आज तक टिका हुआ है। वॉटसन ने कहा था कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं, ठीक है? और वॉटसन जो है, ये SOR का जो आपका सिद्धांत है, स्टिमुलस ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्टिमुलस होता है, SOR सिद्धांत। तो वॉटसन महोदय जो है आपके, ये SOR सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। याद रखना, SOR सिद्धांत के प्रस्तावक कौन है? प्रतिपादक और प्रस्तावक में अंतर होता है। जो प्रस्ताव लेके आता है, जैसे आपका आधार कार्ड का जो प्रस्ताव था, कौन लेके आया था? कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई थी। इससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे, राजनीति में सबको बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है? तो जो आपका आपका जो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट था, वो लेके कौन आया था? कांग्रेस ने। लेकिन वो पास नहीं करा पाई। तो प्रस्तावक कौन था उसका प्रस्तावक कौन था? उसका प्रस्तावक थी कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन उसको लेके कौन आई? इंप्लीमेंट किसने किया? भाजपा की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। तो उसका प्रतिपादक कौन होगा? उसका प्रतिपादक हो जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट। वही हाल यहां भी था कि SOR का जो सिद्धांत था, उसके प्रस्तावक कौन है? तो उसके प्रस्तावक हैं जेबी वॉटसन। SOR सिद्धांत के प्रस्तावक, याद रखना इस शब्द को, इसमें ना कंफ्यूज हो जाना। SOR सिद्धांत के प्रस्तावक वॉटसन महोदय थे, ठीक है? SOR सिद्धांत के प्रस्तावक वॉटसन थे। हालांकि SOR सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो SOR सिद्धांत के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ, आपको पहले से ये वाली लाइन सबको याद है कि SOR सिद्धांत के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं, लेकिन प्रस्तावक कौन है? वो है आपके जेबी वॉटसन। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब है जो, ये सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, यहां से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म नामक इनकी एक किताब है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म नामक इनकी एक किताब है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है कि बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भाई बिहेवियर का क्या मतलब? व्यवहार, और व्यवहार का जनक कौन? तो जेबी वॉटसन। तो बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी है जेबी वॉटसन ने, ठीक है? अब व्यवहार, एक चीज जब मैंने आपको चेतना के बारे में बताई थी, तो आपको बताया था कि चेतना क्या है? चेतना बाहरी वातावरण में दिखाई नहीं देती, इसी वजह से उसे क्या कहा गया था? अंतःदर्शन विधि। उसका जनक कौन था? विलियम वुंट। क्योंकि चेतना का अध्ययन पे जोर किसने दिया? विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट ने उस पे अध्ययन पे जोर दिया, तो उन्हें अंतःदर्शन विधि का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे व्यवहार की, तो व्यवहार के बारे में तो शुरुआत से एक ही बात हम लोग कर रहे हैं कि व्यवहार हमारा जो है वो बाहरी वातावरण में अवलोकित किया जा सकता है या देखा जा सकता है। अगर हमारा व्यवहार बाहरी वातावरण में देखा जा सकता है, तो क्या हुआ? बाह्य दर्शन विधि, मतलब जो बाहर से बाहर जो नहीं दिखता है वो अंतःदर्शन विधि, और जो बाहरी वातावरण में देखा जा सकता है वो क्या हुआ? बाह्य दर्शन विधि। तो बाह्य दर्शन विधि का जनक कौन है? बाह्य दर्शन विधि
के जनक, बाह्य दर्शन विधि के जनक हैं, बाह्य दर्शन विधि के जनक हैं आपके कौन? जेबी वॉटसन। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ये आपके तीन जो अभी तक हमने पढ़े, ये तीन के तीनों कौन से वाद थे? ये तीन के तीनों ऐसे वाद थे जो कहीं ना कहीं आप पहले से परिचित थे। ठीक है, अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उद्देश्यवाद की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जे आपने यहां से ज्यादा नहीं पढ़ रखा है इसके बारे में। चौथा जो है हमारा, ये कौन सा वाद है? उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद। अच्छा, क्या होता है उद्देश्यवाद, इसके बारे में भी जानते हैं। यहां पे जो मजेदार बात है उसको पहले समझते हैं कि क्या है इसमें मजेदार बात। मजेदार बात के लिए सब तैयार। उद्देश्यवाद को एक और नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? उद्देश्यवाद को एक और नाम से जानते हैं, जो कहते हैं हम लोग हिंदी में हार्मिक वाद। इस उद्देश्यवाद को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हार्मिक वाद। अच्छा, हार्मिक वाद, हार्मिक शब्द कहां से बना, इसको तोड़ते हैं। तो हार्मिक शब्द जो है आपका, ये यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा का शब्द है आपका हार्मिकवाद। और यूनानी भाषा का शब्द है हार्मिकवाद, तो इसका अर्थ क्या होता है? हार्मिक का अर्थ होता है, एक सेकंड इसको अलग लिख लेते हैं हम लोग ताकि चीजें क्लियर रहें। हार्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है? हार्मिक शब्द का अर्थ होता है, हार्मिक शब्द का अर्थ स्वार्थ का प्रयोजन। स्वार्थ का प्रयोजन यानी कि स्वार्थ का कारण। कुल मिला के अभी इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे हार्मिकवाद। अगर ये याद रखने में तुम सक्सेसफुल होते हो कि जो हमारा उद्देश्यवाद है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हार्मिकवाद, और हार्मिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वार्थ का प्रयोजन। अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि कैसे स्वार्थ का प्रयोजन, यानी कि हमारा सामने वाले से मतलब कैसा है, हमारा सामने वाले से लेना देना कैसा है। जैसे आज हमको पता है कि आज हमको भैया से 100 रुपए निकलवाने हैं। अरे दादा, देखा दूर से, तुरंत स्वागत में, अरे दादा क्या हालचाल, कहाँ से आए और बताइए, आपकी बड़ी याद आ रही थी, बहुत दिन बाद मिले आप। और फिर धीरे से जब दादा चाय पानी पीजिए, दादा खाइए पीजिए, दादा 500 रुपये होता तो बहुत ठीक था। दादा क्या कहेंगे? नहीं यार 500 तो नहीं था। अच्छा दादा, तो कुछ वो होता है वही कर दीजिएगा। अरे दादा, आप बड़े भैया हैं, आप बहुत सम्माननीय हैं हमारे लिए, बहुत इज्जत है आपकी। आप ऐसे बोलोगे? दादा निकालें जेब से 200 रुपया, ले रखो तुम। अब पता चला दादा तो उधार ही दिए थे, कुछ दिन बाद दादा को चाहिए अपना रुपया। अब दादा आ रहे हैं, अरे बाप, दादा फोन करें एक दिन, कहीं हेलो, अब भैया वो उस दिन 200 लिए थे, दे देते, आपने तो 2 दिन कहा था, आज 4 दिन हो गया है, हफ्ता बीत गया। अब दादा एक दिन फिर रोड पे टकरा गए। अब तुम देखे कि दादा आ रहा है तुम्हारी तरफ, तुम पहले तो ऐसे मुंह दूसरी तरफ घुमाए कि देखे ना, हे भगवान देखे ना चले जाए। अब दादा देख लीन ले हो यही शर्मिंदगी। अब मने मन क्या कह रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं, मिलने का मन नहीं करता है मेरा किसी से, लेकिन फिर भी लोग हमसे मिलने जबरदस्ती चले आते हैं। अरे भाई, जब रुपया लिए हो तो वो मिलने तो आएंगे ही ना, जब रुपया लिए हो तो मिलने तो आएंगे ही, सिर्फ इसी कारण से वो मिलने आए थे। तो यहाँ पे 2 बातें स्पष्ट हुई कि जब पैसे की जरूरत थी तो वही दादा थे, वही भाई थे, बड़े भाई थे, सम्माननीय थे, इज्जत थी उनकी। और वही जब रुपया देना है, हमारा मतलब निकल गया, अब हमारा उनसे जो स्वार्थ था वो निकल गया, तो आपका किसी से मिलने का मन ही नहीं करता है, सब लोग आपके पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी उद्देश्यवाद की कहानी। क्लियर हुई गई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना कि उद्देश्यवाद को एक और नाम से जानते हैं हार्मिकवाद, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है स्वार्थ का प्रयोजन। एक बात और कि उद्देश्यवाद के जनक कौन है, ये हम लोग को समझना है। तो उद्देश्यवाद के जनक कौन है? इसके जनक हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ये इसके जनक हैं। विलियम मैकडूगल जनक हैं उद्देश्यवाद के। विलियम मैकडूगल ने एक चीज और कही कि हमारे हर व्यवहार का कोई स्वार्थ या प्रयोजन या उद्देश्य होता है,
और हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। क्या कहा इन्होंने, इसको लिखते हैं, हमारे हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति, हमारे हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। हमारे हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है और हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा, हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। इस तरह से मैकडूगल ने कुल 14, ऐसे बड़ा तो 19 हो गया नहीं, बाद में कुछ लोग कहोगे, हम पहले रिस्क नहीं लेंगे। 14, ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, तो इस तरह से मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और उनसे जुड़े 14 संवेग, मतलब भाई हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है, तो कुल 14 मूल प्रवृत्तियां अगर हो गई तो उनसे जुड़े कुल 14 संवेग भी होंगे। क्लियर बात? चलो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे कौन कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। ये देखते हैं मूल प्रवृत्ति संवेग। हमारी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मूल प्रवृत्तियां यहां देखते हैं। पहला जो हमारा मूल प्रवृत्ति उन्होंने बताया था भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण का मतलब होता है भोजन की खोज। अब भोजनान्वेषण का मतलब भोजन की खोज, तो हम कब भोजन की खोज होगी? जब हमारे अंदर कौन सा संवेग आएगा? भूख। जब भूख लगेगी तो हम कौन सा कार्य करेंगे? भोजनान्वेषण का। दूसरा युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है दुश्मनी। अगर हम अपने दुश्मन को देखेंगे तो हमारे अंदर से कौन सी भावना आएगी? दुश्मन को देखेंगे तो प्यार तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। दुश्मन को देखेंगे तो क्रोध आ जाएगा। तो युयुत्सा दूसरी मूल प्रवृत्ति कौन सी है? युयुत्सा। युयुत्सा से जुड़ा संवेग क्रोध। जिज्ञासा। जिज्ञासा हमको जानने की इच्छा है। हम बहुत ज्यादा चीजें, किसी ने हमको बताया, हम जानने के इच्छुक हैं, हम जानना चाहते हैं कि ट्रेन कैसे चलती है, पंखा कैसे घूमता है, सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर इस चीज की जिज्ञासा है और जब किसी ने बताया हमको कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, तो जब जिज्ञासा है तो जिज्ञासा से जुड़ा, जब जिज्ञासा सेटिस्फाइड होगी तो कौन सा संवेग आएगा? आश्चर्य। रचनात्मकता, क्रिएटिवनेस जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है? कृतिभाव। अगर संग्रह प्रवृत्ति है, कुछ लोगों को आदत होती है कि दुनिया भर के नोट इकट्ठे करना है हमको, हमारे पास अमेरिका का नोट है, हमारे पास इटली का नोट है, कुछ लोग तो बगल में नेपाल चले जाते हैं, वहां का भी 10 रुपए का नोट उठा लाएंगे, जेब में रखेंगे, ए भैया विदेशी करेंसी नेपाल है, हमारे पास जेब में रख के घूम रहे, नेपाल मुराही नहीं, ठीक है? तो संग्रह प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि स्वामित्व। आपके अंदर क्या है? ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लेनी है, प्लॉट ले लेना है, ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास ये वाली गाड़ी अल्टो थी, अभी क्रिएटा लेके आए हैं, अभी इनोवा क्रिस्टा लेके आए हैं, अब फॉर्च्यूनर की बारी है वो भी लेके। क्यों? आप ज्यादा से ज्यादा चीजें, आपके अंदर स्वामित्व का संवेग होता है। आप चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। संग्रह प्रवृत्ति, स्वामित्व, आप पूरी दुनिया के मालिक बनना चाहते हो। अगर जिसके अंदर संग्रह प्रवृत्ति की मूल प्रवृत्ति है, उसके अंदर कौन सा संवेग होगा? स्वामित्व का। तो संग्रह प्रवृत्ति, स्वामित्व। पलायनवाद, आपको भेज दिया जाए, कहा जाए कल पाकिस्तान जाना है, बहुत दिन से इंडिया में रह लिया तुम, अब तुम्हारी बहुत मुराही आ रही है, अब तुम जाओ पाकिस्तान। अब तुम जाओ पाकिस्तान तो क्या होगा? अकेले जाना है, कोई जाएगा नहीं साथ में, वो व्यवहारी तुम्हारे जाएंगे नहीं, तो क्या होगा? आपको भेज दिया जाए, पलायनवाद कर दिया, अकेले जाना है। अच्छा कहीं चलो पाकिस्तान से तो तुम लोग अभी बहुत कुछ कर डालोगे, तो पाकिस्तान की तो बात छोड़ो, तुमको अकेले कह दिया जाए कि तुम अमेरिका चले जाओ। तुम चले जाओगे, थोड़ा सा मन में डर कम रहता है तो चले जाओगे, लेकिन जाएंगे वहां लोग कैसे बोलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे,
और कोई हमारा पर्स ना छीन ले, कोई हमारा बैग ना छीन ले, सारा क्या रहता है मन में। तो जब आने जाने की बात आती है, पलायनवाद कि अचानक मौजूद कहीं जाना है, पलायनवाद, तो उससे जुड़ा संवेग कौन सा होता है, उससे जुड़ा हमारे पास जो संवेग है वो है डर। पलायनवाद अगर है तो कौन सा संवेग, डर। निवृत्ति, घृणा, निवृत्ति से रिटायरमेंट, निवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। कोई आदमी लाइफ में रिटायर होना चाहता है, भैया 60,000 70,000 80,000 तनख्वाह आ रही थी, रिटायरमेंट से क्या है, घृणा। रिटायर नहीं, काम करते रहना चाहता है, पैसा आना चाहिए, पैसे से कोई मुराही नहीं, पैसा आना चाहिए, तो निवृत्ति। निवृत्ति से कौन सा संवेग जुड़ा है, घृणा। सामूहिकता, अब जब बहुत दिन से समूह में रह रहे हो, अगर सामूहिकता खत्म कर दी जाती है आपकी तो क्या होगा, आपको एकाकीपन चाहिए। अगर सामूहिकता खत्म हो जाती है तो आपके पास कैसा हो जाएगा, एकाकीपन हो जाएगा। तो निवृत्ति से घृणा, सामूहिकता से एकाकीपन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हास्य, हास्य से कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है, आमोद। काम वासना से कामुकता, आत्मगौरव से आत्माभिमान, आत्मगौरव, प्राउड, आत्माभिमान। भाई अगर आपको कहीं प्राइड फील हुआ है तो आत्माभिमान आ जाता है, वाह मैंने ये कर लिया। फिर पुत्र कामना, अगर पुत्र कामना है तो उसके अंदर कौन सा, वात्सल यानी कि मातृ प्रेम जग जाएगा। अगर पुत्र कामना है, बहुत कोमल हृदय हो जाता है, तो पुत्र कामना से जुड़ा कौन सा संवेग है, वात्सल्य। दैन्य मतलब आपकी दैन्य स्थिति है तो क्या होगा, वहां पे लोग आपके प्रति पोलाइट हो जाएंगे, आपके प्रति ऐसा दिखाएंगे कि इनकी जो भी मदद कर दी सके किया जा सके उसको करें। तो दैन्य से जुड़ा कौन सा संवेग है, करुणा। दैन्य से करुणा और शरणागति से हीन भावना। अगर आपको कहा जाए कि इनकी शरण में चले जाओ, जाओ इनके पांव पड़ जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी इनसे माफी मांगो, तो क्या होगा, मन में मन भले ही आप माफी मांग लोगे, भाई आपकी मजबूरी है, लेकिन अंदर ही अंदर काश मैं भगवान मुझे भी किसी दिन किसी लायक बना देते तो हम भी झंडे गाड़ लिए होते, हम भी ऐसा कर लिए होते, हम भी वैसा कर। तो कोई किसी की शरण में नहीं जाना चाहता है, मजबूरी में भले ही कोई कुछ भी करे पर कोई किसी की शरण में नहीं जाना चाहता है। तो शरणागति से जुड़ा संवेग कौन सा है, हीन भावना। तो ये रही टोटल लिस्ट आपके 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेगों की। इसको आप लोग को एक बार मैं 1 सेकंड के रुक रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करना है। इसमें एग्जाम में ये पूछता है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था आपका उसमें भी पूछा था, मुझे याद नहीं है कौन सा पूछा था, पर एक कोई पूछा था कि इससे जुड़ा इस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग कौन सा है। सिंपल सा एक क्वेश्चन था और आपका 1 नंबर खट से पक्का। तो इसको ये 8 आपके इधर है, इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग जाते जाते लास्ट में पूरा एक रिवीजन आपको स्क्रीनशॉट ले देते हैं और हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला वाद संरचनावाद, जनक विलियम वुंट है, ठीक है। अध्ययन किस पे किया था, चेतना पर। जो नेक्स्ट आपका है प्रकारवाद, इसके जनक विलियम जेम्स, अध्ययन किस पे किया, चेतना के कार्यों पर। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यवहारवाद, व्यवहारवाद यानी कि कहां नींव रखी गई, 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने नींव रखी थी। एसओआर सिद्धांत के प्रस्तावक थे। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी नहीं भूलना है। बिहेवियरिज्म नामक किताब लिखी थी। व्यवहार बाहरी वातावरण में दिखता है, इसीलिए बाह्य दर्शन विधि के जनक भी कहा गया। इसके बाद आता है उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हॉर्मिकवाद। हॉर्मिकवाद का जो शब्द है आपका ये यूनानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है स्वार्थ का प्रयोजन। इसके जनक कौन है, इसके जनक है विलियम मैकडूगल और इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए हैं। ये रही आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां, या 8 आपकी इस पेज पे हो गई और बाकी की इस पेज पे हो गई। कुल 14 मूल प्रवृत्तियां, उनसे जुड़े 14 संवेग हो गए। तो आज की क्लास हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो 2 वाद बच गए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो कहीं जाना नहीं है, बने रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्लास में बाकी के 2 वाद कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।